गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास के तहत पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार के बारे में समझेंगे। यह टॉपिक ज्ञान एवं कुरिकुलम के तीसरे यूनिट का टॉपिक है। ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ या कहना चाहता हूँ। मुझे आशा है आप मेरी बात को मानेंगे। आपसे आत्मीय निवेदन है कि आप अब कुछ दिन हर हाल में अपने घर में रुकने का निर्णय ले ही लीजिए। चाहे शहर में कोरोना हो या ना हो, इस पर तर्क वितर्क करने या किसी तरह का शोध करने का समय अब नहीं बचा। हो सकता है कि जो कुछ है वो झूठ है और अफवाह है, भ्रम है, किंतु अंतिम सत्य यही है कि भगवान ऐसा समय किसी को न दिखाए। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से डबल मास्क लगाकर ही निकलें। आप सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज के भी महत्वपूर्ण अंग हैं और परिवार के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आपका स्वास्थ्य और सुरक्षित रहना आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका होने के नाते मेरे इस आत्म अनुरोध को कुछ दिन के लिए ज़रूर स्वीकार करने की कृपा करें, ताकि हम साथ में आने वाले वक्त हंसी खुशी से बिता सके। आने वाले वक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अध्ययन कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करते रहें। ठीक है, ये तो हो गई एक चर्चा वाली अपनी बात। अब अपना ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार के बारे में जानेंगे और इसके पॉइंटों का विश्लेषण करेंगे। पाठ्यक्रम के आधार से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम के आधार का तात्पर्य ये है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते वक्त जिन पॉइंटों का अर्थात जिन बिंदुओं का पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है वह बिंदु ही पाठ्यक्रम का आधार कहलाते हैं। पाठ्यक्रम के आधार से तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें इन आधारों का होना आवश्यक है, अर्थात इन पॉइंटों के बेस पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्धारण जिन बिंदुओं के आधारों को ध्यान में रखकर किया जाता है वही पाठ्यक्रम के आधार कहलाते हैं। तो पाठ्यक्रम के आधार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि शिक्षा प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह पाठ्यक्रम समय समय पर अपने समाज की दशाओं एवं परिवर्तनों से प्रभावित होता रहता है। पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया अनेकों तथ्यों व सिद्धांतों पर निर्भर करती है। अध्ययन की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों को निम्न रूप में विभाजित किया जाता है। इन आधारों को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार है। पहला आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा आधार आता है इसमें ऐतिहासिक आधार। तीसरा आधार इसमें आता है सामाजिक
आधार। फिर चौथे नंबर का आधार इसमें आता है सांस्कृतिक आधार। फिर अगला आधार इसमें आता है वैज्ञानिक आधार। फिर आखिरी आखिरी लास्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम आधार का दार्शनिक आधार। तो इन आधारों को हम विस्तारित रूप में अध्ययन करते हैं। पाठ्यक्रम के प्रमुख आधारों में सबसे पहला आधार आता है इसमें मनोवैज्ञानिक आधार, अर्थात वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान ही बताता है कि प्रत्येक बालक के विकास अर्थात बालक के डेवलपमेंट की विभिन्न अवस्थाएं होती है। यह कौन बतलाता है? मनोविज्ञान। जैसे कि बाल्य अवस्था, किशोरावस्था एवं युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था एवं वृद्धावस्था आदि कई अवस्थाएं। इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बालकों को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा इन्हीं अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण मनोवैज्ञानिक बेस पर ही होना चाहिए। शिक्षा में मनोविज्ञान के समावेश के परिणाम स्वरूप अब बाल केंद्रित शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा है। अतः पाठ्यक्रम का निर्धारण भी बालक को केंद्र मानकर किया जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मान्यताओं का अनुसार संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का केंद्र बालक होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम बनाना इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए जिससे कि बालक ही केंद्र हो। वैज्ञानिक की बात करें तो हेरोल्ड टी जॉनसन ने कहा कि पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार मनोविज्ञान के वह पक्ष हैं, अर्थात साइकोलॉजी के वह पक्ष हैं अर्थात फैक्टर हैं जो कि अधिगम प्रक्रिया को अर्थात लर्निंग प्रोसीजर को प्रभावित करते हैं। हेराल्ड ने इस परिभाषा का तात्पर्य ये है कि हेराल्ड ने पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार के बारे में बतलाया। मनोवैज्ञानिक आधार के कारण ही पाठ्यक्रम को बालकों की आवश्यकताओं, अभिरुचि, क्षमताओं, अनुभवों एवं अभियोग्यताओं आदि पर आधारित करने का प्रयास किया गया है। क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम एवं अनुभव आधारित पाठ्यक्रम आदि कई पाठ्यक्रम मनोविज्ञान पर ही आधारित होते हैं। पाठ्यक्रम का आधार के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक आधार अर्थात हिस्टोरिकल बेस। जैसा कि शिक्षा एवं इतिहास का निकट संबंध है, अर्थात इस लाइन का तात्पर्य यह है कि जो वर्तमान में शिक्षा प्रदान की जा रही है वो इतिहास की शिक्षा से कुछ न कुछ संबंध जरूर रखती है, अर्थात कुछ न कुछ रिलेशन जरूर है। ऐतिहासिक शिक्षा का परिमार्जन करते हुए वर्तमान शिक्षा का निर्माण हुआ है। शिक्षा शास्त्र समाज की आवश्यकता अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य करता है, साथ ही वह समाज की शिक्षा संबंधी समस्याओं का निवारण करने का प्रयत्न करता है, परंतु वह यह कार्य अकेले संपन्न नहीं कर सकता। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपाय व साधन ढूंढने और योजनाएं बनाने में उसे इतिहास के अध्ययन से पर्याप्त सहायता मिलती है। अर्थात जो पाठ्यक्रम का निर्माण करता है उसको इतिहास से, इतिहास में जो घटित हुआ है या इतिहास के जो रिजल्ट आए हैं या जो इफ़ेक्ट हुआ है
पूर्व पाठ्यक्रम में उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और पाठ्यक्रम निर्माण निर्माता को इतिहास से कई सहायता मिलती है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास के द्वारा ही यह जाना जा सकता है कि पूर्व काल में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी और तत्कालीन समाज के लिए यह कहाँ तक उपयोगी थी। इस प्रकार इतिहास के अध्ययन के द्वारा ही यह ज्ञात हो सकता है कि पूर्वकालीन समाज की शैक्षिक समस्याएं क्या क्या थी एवं समस्याओं के स्वरूप के अतिरिक्त इतिहास के अध्ययन द्वारा यह भी ज्ञात होता है कि उनके निवास के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए और उन प्रयत्नों को कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई। पूर्वकालीन पाठ्यक्रम में जो दोष व कमियां थी उन्हें इतिहास के अध्ययन द्वारा वर्तमान में दोहराने से बचने का प्रयास किया जाता है। वही बात आती है कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इतिहास को भी देखना चाहिए। इतिहास का नज़रिया भी देखना चाहिए कि इतिहास में क्या गलत था क्या सही था, उसी के आधार पर नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। उसी बेस पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार के तहत तीसरा पॉइंट है सामाजिक आधार। मानव स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है एवं उनका जन्म तथा विकास समाज में होता है। मानव का जन्म और विकास समाज में ही होता है। मानव व्यक्ति समाज में ही रहकर समाज से अलग नहीं रह सकता और समाज में ही रहकर वह उन्नति कर सकता है। अतः सामाजिक आधार पाठ्यक्रम में सामाजिक आधार का अहम रोल है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है और समाज शिक्षा के लिए आधार प्रस्तुत करता है। अन्य शब्दों में शिक्षा एवं सामाजिक जीवन की धारणा में गहरा संबंध है। शिक्षा और सामाजिक जीवन जो सोशल लाइफ है, एजुकेशन एवं सोशल लाइफ में घनिष्ठ रिलेशन है। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जहाँ शिक्षा का नाम आएगा वहाँ सामाजिक जीवन का दृष्टिगोचर अवश्य होगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो कि समाजशास्त्री सिद्धांतों को एवं शिक्षा की समग्र प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देता है। इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, क्रियाएं, शिक्षालय संगठन एवं विधियां तथा मूल्यांकन सभी सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक की बात करें तो ओटावे के मतानुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसकी विधि और इसके लक्ष्य समाज विशेष की मान्यताओं का अनुसार तय होते हैं। जॉन डीवी ने भी बतलाया है कि सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है। जॉन डीवी ने भी सामाजिक चेतना को शैक्षिक विकास का आधार माना है एवं ब्राउन ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है कि समूह की सामाजिक चेतना में व्यक्ति का योगदान शिक्षा व समाज के मिले जुले प्रयासों के कारण ही संभव है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा एवं समाजशास्त्र के मध्य गहरा संबंध है, जो कि हम पूर्व में इस लाइन को बतला चुके हैं कि शिक्षा एवं समाजशास्त्र के मध्य गहरा संबंध है। वो कैसे है यह आप जान चुके हैं। समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र को प्रभावित तत्व प्रदान करता है। इसका कारण है कि समाजशास्त्र में शिक्षा के सामाजिक प्रभावों तथा मनुष्य के जीवन में उसकी गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर शिक्षा शास्त्र में
समाज में व शिक्षा के स्वरूप तथा व्यक्तित्व विकास में योगदान आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है। दोनों के बारे में अर्थात शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों के बारे में बतलाया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का निर्माण सामाजिक आधार पर ही होना चाहिए। इसका चतुर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक आधार, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण सांस्कृतिक आधार पर सांस्कृतिक को ध्यान में रखते हुए भी होना चाहिए, जिससे कि संस्कृति का विकास हो सके। इसी को विस्तृत रूप में जानने हेतु वर्णन किया गया है कि समाज की जैसी संस्कृति होती है उसी के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यदि संस्कृति में धर्म तथा आध्यात्मिक भावना प्रदान होती है, वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। अर्थात जहाँ आध्यात्मिक भावना होती है वहाँ पर शिक्षा शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति पर बल देती है। शाश्वत मूल्य वह होते हैं जो हमेशा सत्य रहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। यदि समाज की संस्कृति का स्वरूप भौतिक होता है तो शिक्षा द्वारा भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। जिस समाज की कोई संस्कृति नहीं होती है उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अनिश्चित होता है। संस्कृति के द्वारा ही उसके समाज की शैक्षिक प्रक्रिया पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होती है। संस्कृति द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, विद्यालय एवं अनुशासन के स्वरूप का निर्धारण होता है। शिक्षा के पाठ्यक्रम को भी संस्कृति अत्यंत प्रभावित करती है, क्योंकि समाज की संस्कृति शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करती है और पाठ्यक्रम इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करने से पूर्व संस्कृति फैक्टर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात संस्कृति बेस पर पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम का आधार के तहत पांचवा पॉइंट है वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक बेस। वर्तमान में विज्ञान की महत्ता सर्वोपरि है। विज्ञान और सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याय बन चुका है। विज्ञान अर्थात साइंस और सभ्यता एवं संस्कृति का पर्याय बन चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का बढ़ता प्रभाव एवं महत्व सरलता से देखा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम में विज्ञान एवं तकनीकी विषयों में समावेश पर बल दिया है, ताकि बालक समाज व पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक आधार पूरे देश का दृष्टिकोण वैज्ञानिक बन सके। पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के महत्वपूर्ण स्थान पर बल दिया जाए, इस विचार के मुख्य प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक बेस की बात किसने कही थी? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। उन्होंने माना है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पूर्ण जीवन की तैयारी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों के सम्मिलित किए जाने पर बल दिया। किन्होंने बल दिया? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। उन्होंने बालकों के अध्ययन के लिए शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भाषा, गणित तथा पदार्थ विज्ञान एवं मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र
आदि विषयों की सिफारिश की है। ये सभी की सिफारिश किसने कही है? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। आखिरी पॉइंट इसमें है दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम का आधार के आखिरी पॉइंट के तहत हम दार्शनिक आधार का विश्लेषण करेंगे। दार्शनिक आधार अर्थात दर्शन। पाठ्यक्रम का मेरुदंड ही दर्शन है। मेरुदंड से तात्पर्य है रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही व्यक्ति चलता है, उसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया पाठ्यक्रम के द्वारा ही संभव है एवं पाठ्यक्रम का मेरुदंड ही दर्शन है। दर्शन के अभाव में, दर्शन के बारे में आपको मैं क्लास में बतला चुका हूँ, फिर भी एक बार बेसिक तौर पे मैं दर्शन के बारे में बतलाता हूँ। दर्शन से तात्पर्य ये है कि विचार, जो विचार सत्य विचार, ट्रुथ वैल्यू, सत्य विचार, ट्रुथ थिंग्स, जो विचार वैज्ञानिकों ने, गांधी जी, टैगोर जी आदि, ये सभी क्या दार्शनिक हैं, और इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों का आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण पाठ्यक्रम चेंज होता गया एवं पाठ्यक्रम का निर्माण अब वर्तमान स्थिति में आपके सामने आपको ज्ञात है कि कैसा पाठ्यक्रम है। ये सब भूतपूर्व दार्शनिकों के मेहनत का ही फल है। जिस प्रकार सामान्य कार्य हेतु व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना आवश्यक है, दर्शन से तात्पर्य यह भी है कि जैसे व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना। जिस प्रकार कोई किराए का मकान लेने के लिए किराएदार आता है, तो उसकी अर्निंग और कमाई के बारे में ही जानकारी नहीं होना चाहिए, जबकि उसके व्यक्ति जीवन के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। यह भी एक दर्शन है। जिस प्रकार सामान्य कार्य हेतु व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय के लिए भी उसकी जानकारी अनिवार्य है। गेराल्ड जॉनसन ने अपनी पुस्तक फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, गेराल्ड जॉनसन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। उसमें उन्होंने दर्शन शास्त्र को जीवन की वह समस्याओं के उत्तर प्राप्त करने तथा मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने बतलाया कि जीवन के प्रत्येक सामान्य तथा विशिष्ट क्षेत्र में दार्शनिक दृष्टिकोण का महत्व है। इसी प्रकार जी.के. चेस्टर्न ने यह बतलाया कि हम सोचते हैं कि किसी मकान को किराए पर उठाने का निर्णय लेते समय मकान मालिक के लिए संभावित किराएदार की आमदनी के विषय में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है, परंतु उसके जीवन दर्शन की जानकारी प्राप्त करना और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम सोचते हैं कि किसी सेनापति को शत्रु सेना से युद्ध करने के लिए उसकी संख्या ज्ञात करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार उसके पीछे दार्शनिक दृष्टिकोण को जानना भी अधिक महत्वपूर्ण है। यह किसने बतलाया आपको? ये चेस्टर्न महोदय ने आपको यह बतलाया। जब व्यक्ति के जीवन दर्शन को जानना सामान्य कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिए भी उसकी जानकारी अनिवार्य है। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण से पूर्व
स्टूडेंट के जीवन के बारे में जानना अति आवश्यक है। एक दार्शनिक विचारधारा का पाठ्यक्रम पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ऐसा संभव नहीं है कि दार्शनिक विचारधारा विकसित हो जाए परंतु समाज के पाठ्यक्रम को प्रभावित न कर सके। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे दार्शनिक विचारधारा का डेवलपमेंट होता गया तो समाज के पाठ्यक्रम पर भी उसका प्रभाव पड़ता गया और समाज के पाठ्यक्रम में चेंजिंग आता गया। निम्न दार्शनिक विचारधाराएं विकसित हुई। इन्हीं दार्शनिक विचारधाराओं का अनुसार पाठ्यक्रम निम्न प्रकार प्रभावित हुआ। इनमें निम्न दार्शनिक विचारधारा, निम्न प्रकार की दार्शनिक विचारधारा यह है। पहली दार्शनिक विचारधारा ये थी कि आदर्शवाद और पाठ्यक्रम। दूसरी दार्शनिक विचारधारा यह है कि प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। तीसरी दार्शनिक विचारधारा यह है कि प्रयोजनवाद और पाठ्यक्रम। और चौथे नंबर की आखिरी विचारधारा यह है कि यथार्थवाद और पाठ्यक्रम। इन दार्शनिक विचारधाराओं के बारे में हम अगले वीडियो में विश्लेषण करेंगे। अगले वीडियो में विस्तारित रूप में इन दार्शनिक विचारधाराओं का अध्ययन किया जाएगा और इन दार्शनिक विचारधाराओं का पाठ्यक्रम पर क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आज की ऑनलाइन क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो बनाने में, इस वीडियो को बनाने में समय लगता है। इस वीडियो को बनाने में अत्यधिक समय लगता है। सरल सुस्पष्ट भाषा में वीडियो को पेश करना जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए समय अत्यधिक लगता है। अतः आपसे अनुरोध है कि वीडियो देखने के पश्चात आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे पता लग सके कि कितने स्टूडेंटों ने, किन तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन यह ज़रूर कह सकता हूँ कि यदि आप लाइक या सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे यह जानकारी हो जाएगी कि कितने स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है और पसंद किया है, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको अच्छे से या और डेवलपमेंट करके वीडियो को प्रस्तुत करूं। तो आप इन पॉइंटों को अपने रजिस्टर में उतार कर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से संपन्न करते रहें। धन्यवाद।